हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर अचीवर पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए आईसीटी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों ने पिछली 2 क्लासेस के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। उसके बाद में आप लोगों ने नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको करा है। आज हम लोग जो है एमएस वर्ड यानी कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना कि एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तो उसी को कहते हैं बेसिकली एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है और हमारा टैगलाइन यही है कि हर घर पर शिक्षक हो, हर घर पर शिक्षा हो। चलिए, आप लोगों के लिए अचीवर्स पर जो टीचर अचीवर्स ऐप पर अलग अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली एनटीटी या डीएलएडी के कोर्सेज चल रहे हैं। और उसके अलावा दिल्ली के लिए जो है आपका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, अभी बाय कर सकते हैं। मैथ्स फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। आई थिंक आप सब लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है कि एमएस एक्सेल में विशिष्ट मानदंडों के साथ में एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। यानी काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन एमएस एक्सेल कैन बी डन यूजिंग। तो आपको बताना है कि अगर आप जो है नंबर को काउंट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप अलग से अपनी तरफ से कुछ क्राइटेरिया रखना चाहते हैं कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है नंबर हमारे पास सिलेक्ट होकर के आ जाए, तो आप उसमें से कौन सा जो है फंक्शन यूज करेंगे, सम, काउंट, इफ या फिर काउंट इफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सम जो है वो क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। ये क्या काम आता है, तो जो भी हमारे पास में हमारी रेंज में डेटा होगा, अगर उसे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो इससे तो ऐड हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये तो क्राइटेरिया के साथ में कुछ स्पेसिफिक करेगा नहीं। काउंट की अगर बात करें तो काउंट जो है वो क्या करता है, टोटल नंबर्स जो आपके पास दे रखे हैं, जितनी आपने रेंज सेलेक्ट करी है उसमें कितने नंबर्स हैं, उनको ये तो बताने का काम करेगा। ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं, ये टोटल बता देगा आपको, ठीक है, कि भाई किस किस सेल के अंदर नंबर है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। इफ फंक्शन हमारे काम आता है कि अगर हमारे पास कोई दो अलग अलग कंडीशंस है, इफ यू हैव अ टू कंडीशंस, देन आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि उन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एक टाइम पर सही है और एक टाइम पर एक गलत हो जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन जो है वो क्या करता है, तो इफ फंक्शन क्या करेगा, दो कंडीशंस होगी उनमें से पता लगाएगा कि कौन सी कंडीशन सही है ना? तो सही होगी तो उसका आंसर ट्रू देगा, मतलब पहला स्टेटमेंट जो भी लिख रखा होगा वो। और अगर वो फॉल्स हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, मतलब ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट है। अब एक है कि काउंट और उसके साथ में इफ। तो ऑब्वियस सी बात है, काउंट क्या करने के काम आता है दोस्तों, काउंट हमारे जो है नंबर्स को काउंट करने के काम आ रहा है कि भाई किस सेल के जो रेंज है उसमें कितने नंबर है। और इफ लगा दिया तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी अगर ऐसा है तो काउंट करो। मतलब अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं काउंट इफ करके कि नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो जो 20 से बड़े नंबर होंगे, 20 से ग्रेटर नंबर होंगे, उन्हीं को काउंट करने का काम करेगा। तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, डी फंक्शन, काउंट इफ। और काउंट इफ कब काम करेगा, जब एक पर्टिकुलर आप अपनी तरफ से कोई क्राइटेरिया दे देंगे इसको, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उस जो है अपनी तरफ से रखे गए मापदंड के अकॉर्डिंग जो नंबर होंगे उनको ये काउंट करने का काम करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, काउंट इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल के द्वारा यूजर यानी उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकते हैं थ्रू द टेबल क्रिएटेड थ्रू टेबल फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। यूजर कैन फिल्टर डैश बाय वेरियस वैल्यूज। तो हमारे पास में जो एमएस एक्सेल होता है उसमें टेबल फीचर होता है। उस टेबल फीचर से आपने मान लीजिए टेबल बना दी। अब टेबल बनाने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें से डेटा को क्या किया जाए, तो डेटा को जो है आप क्या करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं। तो आप किसको फिल्टर कर सकते हैं, तो जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के बाद में टेबल आपको पता है कैसे बनेगी, तो ये ऐसे कुछ कॉलम्स होंगे और ऐसे कुछ रोज होगी, उनसे मिलकर के टेबल बनेगी। ये पूरी एक आपकी टेबल तैयार हो गई।
ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आप जो है पर्टिकुलर हर एक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक फोल्ड जो है फिल्टर लगाकर, आपने देखा होगा इस टाइप से एरो आ जाता है, तो ये फिल्टर लगा करके आप किसका जो है कर सकते हैं, अलग अलग फिल्टरिंग, तो कॉलम का फिल्टरिंग किया जा सकता है, किसका, कॉलम का। ठीक है, कॉलम का फिल्ट्रीजेशन जो है फिल्टराइजेशन किया जा सकता है या फिल्टर हम कर सकते हैं जब हम टेबल फीचर को यूज करते हैं और टेबल बना करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एमएस एक्सेल में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। इन एमएस एक्सेल डैश इज यूज्ड टू रिप्लेस टेक्स्ट विद इन अ सीट। अगर आप सीट के अंदर कोई आपने टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट को आप जो है रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में फाइंड का ऑप्शन रहता है ना, थिसॉरस का ऑप्शन रहता है, रिप्लेस का ऑप्शन रहता है। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एच। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो आपके पास में जो है इसका यूज करके अपन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब है कि सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रवीण सर, और मैं चाहता हूं कि वो सभी रिप्लेस होकर के उसकी जगह हो जाए चेतन सर या किसी और का नाम आ जाए, तो उस केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका कंट्रोल प्लस एच जो है वो किसका, रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित यानी एडिट करने के लिए किया जाता है। तो अगर सेल के अंदर आपने कोई डेटा लिखा और उस सेल में से आप डेटा को एडिट करना चाहते हैं, तो जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था सेल में डेटा है और अगर आप उसे जो है क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करने के लिए आप F2 जो फंक्शन की है उसको प्रेस कर सकते हैं। अगर आप F2 को प्रेस करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एडिट हो जाएगा। और F4 किसके लिए काम आता है, तो आपको पता होगा F4 हमारे काम आता है रीडू के लिए, जो किया था वो वापस करने के लिए। F1 जो है वो हमारे काम आता है हेल्प के लिए। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और हमें हेल्प चाहिए, हमें उससे जो है कुछ सहायता चाहिए, कुछ चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, उस केस में हम हेल्प लेंगे। जैसे आप लोगों को लगता है कि भाई आईसीटी के अंदर हमारा थोड़ा सा जो है पोर्शन वीक है, तो आप मेरी सहायता से पढ़ रहे हो, ऐसे ही अलग अलग जो है टीचर्स आप लोगों को आपकी सहायता करने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हेल्प के लिए जो है हम F1 को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें। ये अपने पास एक वर्कशीट दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। और जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चंस भाई, उनके आंसर देने हैं। ठीक है, रीड दिस एमएस एक्सेल वर्कशीट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंकीय मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस है। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल विथ अ 10 डिजिट वैल्यू। 10 डिजिट वैल्यू का जो है एब्सोल्यूट एड्रेस अगर हमें लिखना है तो एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एड्रेस जब लिखा जाता है तो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो ये पता हो कि एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ये 3 टाइप से लिखे जाते हैं। कितने टाइप से, 3 टाइप से। एक होते हैं हमारे पास में रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है केवल जो आपका कॉलम है उसका नंबर और फिर रेंज जो है वो लिख लो, जैसे ये हो गया रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट हो जाता है दोनों तरफ डॉलर। क्या हो जाता है, दोनों तरफ डॉलर, रो और कॉलम के आगे। और अगर आपका मिक्स्ड है तो क्या होगा, एक जगह पर डॉलर लग जाएगा यानी ये, और फिर नंबर आ जाएगा। तो ये होता है मिक्स्ड। ये 3 टाइप के अलग अलग सेल रेफरेंसेस होते हैं। हमें पूछा है एब्सोल्यूट के बारे में। एब्सोल्यूट मतलब दोनों तरफ डॉलर, मतलब बी ऑप्शन। बाकी किसी में देखो दोनों तरफ डॉलर है ही नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है रिलेटिव और एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंसेस जो होते हैं उनके आंसर हो गए। आपके पास में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो ए ऑप्शन है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो अभी
अगर डॉलर आगे होता तो ये जो है आंसर हो जाता, बाकी ये अभी किसी का आंसर नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। तो केवल आंसर अपना तो जो है पता चल गया कि भाई एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी है? यानी एक्सेल एप्लीकेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज, मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर, किसमें? एमएस वर्ड के अंदर तो होता है 500। ठीक है, ये एमएस वर्ड का है। और एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में होता है ये। ठीक है, दोनों। और जो मिनिमम होता है वो कितना होता है? तो मिनिमम जो है वो सभी में 10% है। क्लियर, ये ध्यान रखना। जूम परसेंटेज मैक्सिमम जो है वो तो हमारा 500% होता है एमएस वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट में होता है 400%, और मिनिमम जो है वो तीनों के अंदर ही कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो है वो होता है आपका विंडोज कितना? 100%। समझ में आ गई बात? कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक मौजूदा एमएस एक्सेल वर्कबुक में, यानी कि आपके पास एक एमएस एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है, उस एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। एक न्यू वर्कशीट को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? तो न्यू जो है वर्कशीट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। तो वर्कबुक जो होती है उसमें मैंने बताया हुआ है कि पहले के जो वर्जन से 2013 से पहले तक उनमें 3 जो है वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती थी, जिनके नाम होते थे सीट 1, सीट 2, सीट 3। लेकिन जो अब अपडेटेड वर्जन आए हैं आपके विंडोज के, उसके अंदर वर्कबुक में केवल एक ही सीट होती है और वो होती है सीट 1। और इस सीट को बढ़ाया जा सकता है जितनी आपकी श्रद्धा हो, आपकी इच्छा हो उतनी। सर पहले तो 255 ही थी। हाँ, पहले के एमएस एक्सेल के अंदर लिमिट थी कि आप एक वर्कबुक के अंदर 255 255 वर्कशीट ही ऐड कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो बदल गया है। अब आपकी जितनी मेमोरी होगी उस मेमोरी के अकॉर्डिंग आप जितनी वर्कशीट बढ़ाना चाहें उतनी वर्कशीट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है न्यू वर्कशीट ऐड करने का शॉर्टकट क्या है? वैसे तो उसमें आपको पता होगा एमएस एक्सेल के अंदर सबसे नीचे जहां पर सीट लिखी होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, वहां से आप ऐड कर कर करके जा सकते हो। अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज करेंगे तो शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो जो है आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और आपकी वर्कशीट्स जो है वो ऐड होती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी डैश शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द प्रीवियस सीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर हमने एक मान लो सीट 2 के अंदर है और अब हम चाहते हैं कि सीट 1 के अंदर चले जाएं, तो पिछली सीट में जाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज अप। क्या होती है? कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे प्रेस, तो उससे क्या होगा? आप जो है पिछली सीट में चले जाएंगे। तो सर कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होगा? सीधी सी बात है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप अगली सीट में चले जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होगा? अगली सीट में जाएंगे, अगली सीट। क्लियर? तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल रिबन बार में डैश 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 टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। यानी अनहाइड का जो ऑप्शन है वो अनहाइड का ऑप्शन आपके किस में अवेलेबल रहता है? कौन से टैब में रहता है? तो आप सभी को पता है कि हाइड, अनहाइड इस प्रकार के जो मेन्यूज हैं, ऑप्शंस हैं, वो कहाँ रहते हैं? व्यू के अंदर रहते हैं। इंसर्ट का तो काम क्या होता है? बाहर की किसी भी चीज को इंसर्ट करने का काम करता है, यानी पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, आर्ट ऐड करना है, वर्ड आर्ट ऐड करना है, तो हम इंसर्ट से करेंगे।
फाइल जो है वो हमारे क्या काम आता है, तो फाइल जो होता है इसमें सेव है, न्यू है, ओपन है, इस प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं। फिर डेटा के अंदर जो है डेटा वैलिडेशन का, डेटा एनालिसिस का, व्हाट इफ एनालिसिस और इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा जो है डेंजरस क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन इतना बड़ा डेंजरस है नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। एमएस एक्सेल के फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के ये अलग अलग हमें फंक्शंस के जो है क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, उनका विवरण दे रखा है, हमें पता लगाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान हैं तो ट्रू प्रदर्शित करता है, कि एमएस एक्सेल जो है ये आपका कंपैरिजन करता है टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के बीच में, और टू टेक्स्ट अपनी स्ट्रिंग्स है इनके बीच में कंपैरिजन करेगा, दोनों अगर एक जैसी है सेम है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, यानी ट्रू जो है आपका आंसर आएगा। दूसरा, यह दो टेक्स्ट की तुलना करता है, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की, और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो एक प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? एक प्रदर्शित करता है अगर सेम नहीं है तो। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है, अगर वो दोनों एक जैसी है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, तब तो वो ट्रू बताएगा, यानी पी तो आंसर होगा ही होगा। तो देखो पी तो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों ऑप्शन में पी है, इसका मतलब पी ऑप्शन तो अगर आपको लग भी रहा हो कि गलत है तब भी आप उसको सही करना, क्योंकि पी तो चारों ही ऑप्शन में है और वैसे भी सही है वो, है ना, गलत है ही नहीं। मैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो पहले ऐसे देख लेना चाहिए। फिर यदि दो टेक्स्ट तुलना करने पर एकदम अलग हैं, थोड़े से भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो फिर वो क्या है, फॉल्स होते हैं। इसका मतलब आर भी सही है, तो हमारे दो स्टेटमेंट सही है, पी और आर वाला। यहाँ पर आ गया क्यू, यानी ये गलत, ये गलत, पी और आर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर दो टेक्स्ट का कंपैरिजन करते हैं और वो बिल्कुल समान नहीं है तो या तो एक रिप्रेजेंट करेगा या फॉल्स, तो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब एक वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो क्यू ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये एक तरह से क्या होते हैं, हमारी खुद की थोड़ी सी सूझबूझ पर भी बेस होते हैं। अगर ये आप पढ़ के नहीं भी गए हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। कैसे? मैंने बता ही दिया है कि भाई पी ऑप्शन तो अपना सही है ही है और वो चारों ऑप्शन में था, तो इससे अपन एक ऑप्शन तो बाहर नहीं कर सकते, लेकिन ये फिक्स हो गया कि पी ऑप्शन तो आंसर है। इसका मतलब अब अगर यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है और ट्रू रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रू का उल्टा ही तो रिप्रेजेंट करेगा, जब एकदम सेम नहीं है तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ही चलता है, तो फॉल्स ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये एक तो नहीं करेगा, तो वैसे ही ये तो हमारे गलत हो रहा था, तो ऐसे जो है हम आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए, अभी जस्ट बताया, अगर पीछे वाली में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप, और अगर अगली सीट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन नंबर बी। पेज अप किसके लिए होगा? अगली सीट पर जाने के लिए। अगर आपने जो है मान लीजिए अप एरो को यूज किया, किसको यूज किया? अप एरो को। जो चार एरो होते हैं अपने पास में, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अप एरो होता है वो ऊपर ले जाता है, डाउन एरो नीचे ले आता है, लेफ्ट एरो लेफ्ट में ले जाता है, राइट एरो राइट में ले आता है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हमने मान लो टैब को जो है प्रेस कर दिया, किसको प्रेस कर दिया दोस्तों? टैब को। तो टैब प्रेस करने से क्या होगा, आप जो है सेल के राइट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टैब अपन कब यूज करते हैं? तो सेल के दाईं तरफ। ठीक है, अगर हम सेल के राइट साइड में जाना चाहते हैं, जिस भी एक्टिव सेल में है, तो हम टैब प्रेस करेंगे। अगर मान लो हमने शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करा, क्या करा? शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, हम एक सेल जो है बाईं तरफ चले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में जाने के लिए। अगर हम एक सेल लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं तो हम सेल प्लस टैब यूज करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब, तो सेल के बाएं जाने के लिए। और अगर हमने शिफ्ट के साथ में होम प्रेस कर दिया, क्या कर दिया? शिफ्ट के साथ में होम प्रेस करा। ठीक है, शिफ्ट प्लस होम,
तो शिफ्ट प्लस होम प्रेस करने पर क्या हो जाता है, तो हम वर्कशीट के आरंभ में चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, जहां से वर्कशीट स्टार्ट हो रही है वहां अगर हम जाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो है उसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट में अगर हमें हाइपरलिंक ऐड करना है तो मैंने बताया हुआ है कि सभी के अंदर हाइपरलिंक ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस जी जो है वो किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस जी होता है गो टू के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच किसके लिए होता है, तो ये रिप्लेस के लिए होता है, अभी जस्ट पीछे भी बताया है। ठीक है, अब बचा कंट्रोल प्लस डी। बताइए आप लोग कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है। हाँ, कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है, अगर हमने सेल के अंदर जो भी डेटा सेलेक्ट किया उसका डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो डेटा डुप्लीकेट के लिए, और यही कंट्रोल प्लस डी पावर पॉइंट के अंदर काम आता है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। तो ये क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस डी, डेटा डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, डेटा डुप्लीकेट करने के लिए ये अपने काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में रिबन बार में डैश टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। यानी आप बैक स्टेज व्यू पर अगर जाना चाहते हैं तो आप बैक स्टेज व्यू पर किस ऑप्शन के थ्रू या किस टैब के थ्रू जाएंगे, तो बैक स्टेज व्यू जो है, बैक स्टेज व्यू के थ्रू अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन है एक्सेल सीट में, और उसके लिए जो भी कमांड वगैरह है वो देखना चाहते हैं, तो वो सब हमें मिलते हैं फाइल ऑप्शन में। किसमें मिलते हैं दोस्तों, फाइल टैब के अंदर मिलता है बैक स्टेज व्यू। और बैक स्टेज व्यू में जाकर के आप फाइल से रिलेटेड कमांड, फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में सीक्वेंस फीचर हमें आसन्न सेल के समूह के कंटेंट यानी कि संख्यात्मक मान का योग करने में सहायता देता है। यानी द डैश 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 फीचर इन एमएस एक्सेल हेल्प अस टू सम द कंटेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एडजासेंट सेल। तो एडजासेंट सेल्स वगैरह जो है वो पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उसको अगर हम सम करना चाहते हैं तो सम करने के लिए अपन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा टैब यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ऑटो सम का एक ऑप्शन आता है जो क्या करता है, आपके सम करने का काम करता है। वो क्या करेगा, कॉलम रो का पूरा जो एक ग्रुप है उसमें जो जो नंबर है उन सबको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में समय के साथ में वर्तमान तिथि यानी कि आज का प्रेजेंट का टाइम और प्रेजेंट की डेट दोनों अगर आप जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी एक्सेल सीट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है आप फंक्शन यूज करते हैं नाउ वाला। कौन सा यूज करते हैं, नाउ। अगर आपने डेट फंक्शन यूज किया तो जो भी आपने अपना कंटेंट है वो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, टाइम यूज किया तो टाइम जो है टाइम के फॉर्मेट में आ जाएगा, टाइम मतलब आवर्स, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में चला जाएगा। अगर आपने कोई भी संख्या लिख के डेट फॉर्मेट यूज किया तो वो डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डे, मंथ और डे, ईयर। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन में भी ये काम आता है। नाउ फंक्शन क्या करता है, करंट की डेट और करंट का टाइम इंसर्ट करता है। एमएस एक्सेल सीट में वर्कशीट, सॉरी, टेक्स्ट अगर ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी इन एमएस एक्सेल सीट हाउ कैन अ सेल विथ टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉब्लम बी करेक्टेड। ओवरफ्लो करेक्टेड मतलब क्या हो गया कि अगर आपने जो लिखा वो मान लो उस सेल में नहीं आ रहा, उससे आगे जाता जा रहा है, तो आप जो है उस ओवरफ्लो की समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ओवरफ्लो की समस्या को चेंज करने के लिए या उससे बचने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। टेक्स्ट रैपिंग से क्या होगा कि वो जो टेक्स्ट आपने ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा हुआ होगा आपका, जैसे माय नेम इज परवीन सिंह पूरा लिख दिया। अब सेल तो है मान लो इतना, तो केवल क्या दिखेगा, पाई दिखेगा, बाकी का उसके अंदर चला गया सब।
ये हो गया ओवरफ्लो। जैसे अभी आपने देखा होगा सभी जगह पर बारिश ज्यादा हुई है ना। पंजाब वगैरह में बाढ़ आ गई है, बिहार में बाढ़ आ गई है, राजस्थान में भी थोड़ी जगह कई जगह पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो ये क्या हुआ है? ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो मतलब कैपेसिटी से ज्यादा चीजें हो गई। तो कैपेसिटी से ज्यादा, आप देखो सेल की कैपेसिटी थी केवल माए जितनी, और इतना सारा एड एक्स्ट्रा हो गया कि माय नेम इज परवीन सिंह। तो उस केस में टेक्स्ट रैपिंग करने पर क्या हो जाएगा कि माय, फिर ये हो जाएगा नेम, फिर इज, फिर प्रवीण, फिर सिंह, ऐसे वो क्या हो जाएगा, एक कॉलम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ऐसे 3 रो में नाम लिख जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वो पूरा का पूरा नाम भी आपका स्टेटमेंट है वो भी आ गया, और साथ में आपका ओवरफ्लो भी नहीं हुआ। तो इस चीज को अपन कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। क्या कहते हैं? टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि राइट में रखना है टेक्स्ट, या लेफ्ट में, या सेंटर में, या डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, ये सब। ये ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है, ये चीज मैंने बताई हुई है। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, कौन सा अलाइनमेंट? जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट एक्सेल के अंदर नहीं होता है वर्ड और पावर पॉइंट में, लेकिन ये अलाइनमेंट होता है। ठीक है, चलिए। मार्जिन का मतलब क्या होता है? तो जो भी टेक्स्ट लिखा उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कितनी जगह छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल रिबन बार में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट, सॉर्ट, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। इन एमएस एक्सेल रिबन बार विच टैब कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स लाइक कॉपी पेस्ट, सॉर्ट, फिल्टर, फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सब। तो ये सभी किसके अंदर रहते हैं? आप सभी को पता है, पहले ही टैब में है ना, फाइल के बाद में पहला टैब होम होता है, उस होम के पास ये सब होते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के संबंध में गलत विकल्प को चुनिए, यानी चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एमएस एक्सेल के लिए कौन सा गलत है ये पता लगाना है। मतलब आपको सभी पढ़ करके ये देखने होंगे कि सही कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है, एमएस एक्सेल में हम किसी सेल में प्रविष्ट कर सकते हैं, यानी इन एमएस एक्सेल वी कैन इंसर्ट इनटू अ सेल। हाँ, किसी भी सेल में आप वैल्यू वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, दिस इज राइट स्टेटमेंट। एमएस एक्सेल में एक नई रिक्त फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये हो गया गलत, क्योंकि अगर आप एक न्यू ओपन फाइल करना चाहते हैं ना, कि जो आपके पास में ब्लैंक फाइल हो, तो उस ब्लैंक फाइल को ओपन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एन यूज किया जाता है। अगर आपने कंट्रोल प्लस ओ यूज किया, तो जो फाइल आपके पास में सेव है, ऑलरेडी बनी हुई है, उस सेव फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ काम आता है। एमएस एक्सेल में हम इंसर्ट टैब से टेबल प्रविष्ट कर सकते हैं, यस। अगर हम इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के थ्रू हम पिक्चर है, आर्ट्स है, वर्ड आर्ट है, टेबल है, जो इंसर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, हेडर फूटर वगैरह ये सब। ये भी सही है। एमएस एक्सेल हमें हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, यस। अगर आप F12 यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होता है। मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही रॉन्ग है और वो है बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस ओ जो है वो सेव फाइल को ओपन करता है, सेव फाइल को ओपन करता है। ये क्या करता है? जो फाइल आपने सेव कर रखी है उसको ओपन करता है। ठीक है, और ओपन करने के लिए तो एक शॉर्टकट की और होती है दूसरी, कौन सी? तो शिफ्ट प्लस F11, जो मैंने आपको पीछे भी बताई है। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप पूरी एक वर्कशीट है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की अपन कौन सा यूज करेंगे? तो पूरे के पूरे, अगर हम वर्कशीट को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर देखो कॉलम को करना है, तो कंट्रोल के साथ में अपन स्पेस दबाते हैं तो कॉलम सेलेक्ट होता है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो रो सेलेक्ट होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा वर्कशीट ही सिलेक्ट हो जाए, तो जब कुछ ऑल सेलेक्ट करना हो तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो सभी क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला
इक्वल टू A3B4 पर, ठीक है। विचार करें, आपको जो है एक A5 अपना सेल है, उसके अंदर अपन ने ये टाइप कर रखा है इक्वल टू A3 प्लस B4, यानी A3 सेल, A3 कॉलम, मतलब से आपका वो पूरा सेल A3 और B3, ये दोनों सेल एड्रेस जो है इनको ऐड कर रहे हैं अपन A5 में। यदि A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है, अपन ने A5 को कॉपी किया और कॉपी करके अपन ने E9 में अगर जो है उसको पेस्ट कर दिया दोस्तों, तो क्या होगा? तो देखो, हमारे पास में क्या है, A5 है, वहां अपन ने लिखा है A3 प्लस B4। अब हमने A5 को कॉपी करके बना दिया E9, ठीक है। अब ये अगर E9 बना है, तो ये दोस्तों है रिलेटिव रेफरेंस, और रिलेटिव रेफरेंस जो होता है वो चेंज होता है। अगर मैंने यहाँ पर डॉलर यूज कर लिया होता, है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज किया होता, तब तो ये चेंज नहीं होता, तब तो यहाँ पर भी यही आता। लेकिन अब जो है A5 में हमने ये रिलेटिव यूज किया है, तो ये इसके रिलेटिव E9 के रिलेटिव चेंज हो जाएगा। E9 के रिलेटिव कैसे चेंज होगा? ये है 5 तो ये है 3, ये 5 तो ये 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E से, देखो A से A है और ये B है, इसका मतलब E से तो E ही आएगा, और ये आ जाएगा आपका 7, 2 का गैप, प्लस E8, E नहीं F8, यहाँ पर B हो रहा है तो यहाँ F हो जाएगा, F8। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, यानी E9 के अंदर जब आप पेस्ट कर दोगे, तो वहां पर एड्रेस जो है, वहां पर क्या ऐड हो रहा होगा, E7 और F8 जो है वो ऐड हो रहा होगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। हाँ, अगर इसकी जगह पर इन दोनों के आगे अगर डॉलर लगे हुए रहते कि $A, $3 प्लस $B, $4, देन जो है ये क्या हो जाता, देन ये जो है कन्वर्ट हो जाता आपके किस में, एब्सोल्यूट एड्रेस में, और एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो वापस यहाँ करते तब भी वही आ जाता, तब तो चेंज नहीं होता। रिलेटिव वाला जो है वो चेंज होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के रिबन में मौजूद डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप चित्र है, कोई भी मतलब पिक्चर है, आपका चार्ट पिवट टेबल है, हाइपरलिंक है, विशेष कोई अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं, जो आपके समीशन का, लेमडा, गामा, इस प्रकार के कोई इक्वेशन है, हेडर फुटर है, इन सबको अगर जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, यानी डैश present in the ribbon of MS Excel is used to add various objects to the worksheet such as pictures, charts, pivot tables, hyperlink, special symbols, equations, header and footer। तो ये सब क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं, और किसी भी चीज को अगर अंदर से लेना है तो अपन क्या यूज करते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं, बस। इंसर्ट फॉर्मूला में तो अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं, डेटा में डेटा एनालिसिस वगैरह आता है, फाइल के अंदर सेव है, ओपन है, क्लोज है, ये सब आते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव एमएस एक्सेल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एमएस एक्सेल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। बताइए, एमएस एक्सेल के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता? तो आपको पता होगा दोस्तों, बोल्ड सभी में अवेलेबल है, अंडरलाइन सभी में है, इटैलिक भी सभी में है, सुपर इटैलिक कहीं पर भी नहीं होता है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ, सुपर इटैलिक नहीं होता, बोल्ड इटैलिक भी बना सकते हैं आप, पहले इटैलिक कर दो फिर उसको बोल्ड कर दोगे तो भी, लेकिन सुपर इटैलिक ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई जो है फॉन्ट अपने पास अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल डैश का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण, आलेखी निरूपण मतलब चार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इन एमएस एक्सेल डैश यूज्ड टू गिव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट ऑफ डेटा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चार्ट्स का यूज करेंगे। चार्ट्स में हमारे पास अलग अलग अवेलेबल रहते हैं ऑप्शंस, आप जो चाहें उसको यूज कर सकते हैं। चार्ट्स के अंदर जैसे कि हमारे पास में रहता है हिस्टोग्राम आ गया, पाई चार्ट आ गया, स्कैटर प्लॉट आ गया, है ना, अलग अलग बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, जो मर्जी पड़े वो चार्ट यूज कर सकते हैं डेटा को चार्ट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल रिबन बार में डैश टैब फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने यानी डिफाइंड नेम, गणना संबंधी यानी कैलकुलेटेड रिलेटेड ऑप्शंस जो है किस टूल में होते हैं, यानी द, फिर डैश, टैब इन द एमएस एक्सेल रिबन बार कंटेन्स टूल्स फॉर इंसर्टिंग फंक्शंस।
डिफाइनिंग नेम्स एंड कंट्रोलिंग कैलकुलेशन रिलेटेड ऑप्शन। तो बताइए ये सभी ऑप्शंस जो है हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो ये सभी ऑप्शंस हमारे मिलते हैं फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला टैब में अगर आप जाओगे तो फॉर्मूला टैब के अंदर जो है हम इन सभी का यूज करते हैं। आपका फंक्शन डालने के लिए कोई भी, जैसे इफ है, सम है, काउंट इफ है, ये सब बताए थे ना मैंने, उनको यूज करते हैं। नाम परिभाषित करने के लिए, नेम डिफाइन करने के लिए, साथ में कैलकुलेशन रिलेटेड जो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं वो सभी फॉर्मूला टैब के अंदर अवेलेबल रहते हैं। आप वहां से जो है अपने किसी भी चीज को यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एस शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? मैंने अभी जस्ट बताया था। तो कंट्रोल से शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट कॉलम इन एमएस एक्सेल। अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। सर शिफ्ट के साथ में इसको यूज किया था, ये रो को सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? रो को सेलेक्ट करने का काम करेगा। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डैश शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। अगर हम डेटा टैब पर जाना चाहते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा है कि हम डेटा टैब पर जाएं, तो डेटा टैब पर जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो डेटा टैब पर जाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दोस्तों, वो कौन सी की जाती है? बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, बढ़िया मज़ा आता है। भाई इसके लिए यूज़ करते हैं अल्टो प्लस ए। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? अल्टो प्लस ए जो है उसको यूज़ किया जाता है अगर आप डेटा टेप पर जाना चाहते हैं तो। ठीक है सर। अल्टो प्लस एन सर किसके लिए यूज़ होता है? अल्टो प्लस एन यूज़ होता है इंसर्ट टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल अल्टो प्लस एन किसके लिए यूज़ होता है? इंसर्ट टैब पर अगर आप जाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा हो कि मैं सीधा इंसर्ट टैब पर जाऊंगा, तो इसको यूज करो। अल्टो प्लस आर एक और होता है दोस्तों। क्या होता है? अल्टो प्लस आर। ये यूज किया जाता है जो हमारे पास में व्यू मेन्यू होता है ना, उस व्यू मेन्यू में जाने के लिए। किसमें जाने के लिए? व्यू मेन्यू में जाने के लिए। और एक हमारे पास और आता है अल्टो प्लस एच, जो हमें कहाँ ले जाता है? होम मेन्यू में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? होम मेन्यू में ले जाता है। तो ए यूज होता है डेटा टैब के लिए, एन होता है इंसर्ट टैब के लिए, साथ में जो हमारा एच होता है वो होम के लिए। और अगर हम आर प्रेस कर देते हैं तो हम व्यू टैब पर जाते हैं। अब आप लोगों को जो है ये दो मुझे बताने हैं कि किस में यूज होंगे, अल्टो प्लस एफ और अल्टो प्लस आई। ये जो दो टैब बचे हैं, ये दो जो ऑप्शन बचे हैं, ये हमारे कहाँ पर काम आएंगे? आप लोगों को खुद को इस वीडियो के एंड में जो है क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए ओके, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आंसर दीजिए तब तक आप। चलो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एमएस एक्सेल का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए, अगर आप टेक्स्ट को जो है सर्च करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को खोजने के लिए, यानी एमएस एक्सेल डैश इज यूज टू सर्च टेक्स्ट विद इन अ सीट। सीट में अगर आप कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, वो फाइंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर उसमें आप टाइप करते हैं तो वो उसको टाइप करके ले आता है, बोले जल्दी आ जा, तुझे ही बुला रहे हैं। अगर हमने सर कंट्रोल प्लस टी प्रेस करा तो क्या होगा? अरे भाई अगर आपने कंट्रोल प्लस टी प्रेस करा तो जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। टेबल बनाने के लिए अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है सर। कंट्रोल प्लस एम यूज करा तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम अगर आपने कर दिया तो जो मेलिंग ऑप्शन होता है, कौन सा? मेलिंग्स का, है ना, उस मेलिंग्स के ऑप्शन को आप ओपन कर देंगे, यानी मेलिंग्स मेन्यू में चले जाएंगे। और अगर आपने कंट्रोल प्लस पी करा, क्या? कंट्रोल प्लस पी, तो क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस पी से एक तो प्रिंट भी होता है, और एक अपन ये भी कह सकते हैं प्रिंट को ही पेज लेआउट प्रिंट।
मतलब आपका जो है पेज लेआउट कैसा हो जाएगा, प्रिंट जैसा हो जाएगा, पेज लेआउट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डेटा टेबल पर डैश ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो छिपी होती है। मतलब इन एमएस एक्सेल डैश ऑपरेशन ऑन अ डेटा टेबल is used to display only those rows that satisfy certain conditions and hide other rows। तो ये कह रहा है कि आपने ऐसा कोई फंक्शन यूज किया जिससे क्या होगा कि आपके फंक्शन यूज करने पर जो रो है वो कुछ रो जिनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं और उन कंडीशंस को फुलफिल करती है वो तो आपको अच्छे से दिखाई देगी। अदर जो भी होगी वो सब क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइड हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो है कौन से ऑप्शन को यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है फिल्टर टैब। क्या? फिल्टर टैब। ठीक है, जैसे ही हम फिल्टर को यूज करते हैं तो फिल्टर यूज करने पर क्या होता है, जो जो कंडीशंस को फॉलो कर जाती है वो तो सब क्या हो जाती है, कंडीशन फॉलो होने पर तो फिल्टर जो है उनको तो दिखा देता है, बोले ये लो आपकी रो। बाकी जितनी जो फिल्टर नहीं उनको जो है शो कर पाती, उनको सबको हटा दिया जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स मेहनत कर जाते हैं, कुछ लोग मेहनत कर जाते हैं, तो उनके चेहरे अखबारों में छपना शुरू हो जाते हैं। कोई टॉपर बन जाता है, तो कोचिंग वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, पैसे देकर भी उसकी फोटो लेते हैं और कहते हैं, "आप हमारे कोचिंग का नाम लो।" वहीं पर उस विद्यार्थी की तरफ कोई नहीं देखता, उस स्टूडेंट की तरफ कोई नहीं देखता, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। चाहे उसने भी उसी स्टूडेंट के साथ में पढ़ाई करी हो, लेकिन उसको कोई भाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी, सक्सेसफुल पर्सन की जो है फोटो देखना चाहता है हर कोई अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है और हर कोई ये चाहता है कि मेरी दोस्ती एक सक्सेसफुल पर्सन से हो, एक सफलता प्राप्त व्यक्ति जो है उससे मेरी दोस्ती हो, जो बेचारा कभी गलतियों से, किसी और की गलतियों से या खुद की छोटी-मोटी गलतियों से अगर सफल नहीं हुआ ना, तो भी उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। ठीक है? इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ रे, वक्त बदलना सीख जाओ रे। अरे मजबूरियों को मत कोसो, उन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट्स क्या करेंगे, तो चार्ट इंसर्ट करते हैं। सॉर्ट करना है तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पर्टिकुलर एक ऑर्डर में जो है सीक्वेंस में ला सकते हैं। टेबल से टेबल इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिल्टर जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, फिल्टर भी अलग अलग होते हैं। एक होते हैं लो पास फिल्टर। क्या होते हैं? लो पास फिल्टर। एक होते हैं हाई पास फिल्टर, एक होते हैं बैंड पास फिल्टर, एक होते हैं नॉच फिल्टर। ऐसे अलग अलग, लेकिन हमें उन फिल्टर के टाइप वगैरह पे इतना ज्यादा नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल? बताओ। तो देखो, सम जो है वो होता है, मैक्स जो है वो होता है, एवरेज जो है वो होता है, लेकिन एवीजे नहीं होता है। ये बात आप दिमाग खोलकर, कान खोलकर नहीं, दिमाग खोलकर सुन लेना, क्योंकि कान तो सबके ही खुले हैं, सुननाई तो सबको ही दे रहा है, लेकिन दिमाग अगर खोला तो याद रहेगा कि एमएस एक्सेल के अंदर वही फंक्शन उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में एमएस एक्सेल में दिखता है। मतलब आपको लगता होगा कि एवीजे मतलब भी तो एवरेज ही होता है, लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल में एवीजे लिखोगे तो वो एवरेज नहीं देता, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे ही मैक्स का मतलब आपको पता है कि मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर एमएस एक्सेल में आपने मैक्सिमम लिखा तो वो नहीं समझेगा, आपको वहां मैक्स ही लिखना होगा। ऐसे ही एक मिनिमम फंक्शन होता है, आप एमएस एक्सेल में मीन लिखेंगे तो ही वो समझेगा। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, पूरा बता रहा हूं ना, आप तो समझ ही जाना चाहिए। नहीं भाई, उसको जो बताया है, जैसे बताया है, वो बस वैसे ही समझता है। ठीक है, ये कोई एआई पावर नहीं है कि एआई में आपने मैक्सिमम लिखा तब भी वो समझ जाएगा। नहीं समझता, क्योंकि आज अभी इतने एडवांस कंप्यूटर नहीं आए हैं। आने वाला टाइम जो है वो एआई का होगा, और एआई में जो कंप्यूटर आएंगे, हो सकता है कि उनको आप कुछ भी बोलो और वो समझ जाए आपकी भावनाओं को। कहते हैं ना, भावनाओं की कदर करो, भावनाओं को समझो, तो वो भावनाएं समझने का काम
एआई कर सकता है, कंप्यूटर जो अभी है वो नहीं कर सकते, है ना। चैट जीपीटी में आप लिख दो कि प्रोवाइड मी मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सेल, तो भी वो दे देगा कि उसको पता है कि ये मैक्सिमम निकालने का कह रहा है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपने मैक्सिमम लिखा, वो कहेगा पता नहीं किसकी बात कर रहा है, आई डोंट नो, वो कहेगा गर्ल है, वो फिर कहेगा मैक्स लिखो। ठीक है। हाँ, अब ऐसे आ गए हैं, मेरा जो की लैपटॉप है वो ऐसा है कि सजेशन दे देता है मुझे कि आपने ये गलत करा है, तो वो जरूर हो सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एमएस एक्सेल? भाई ये जो हमारे पास में हमने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा एमएस एक्सेल के अकॉर्डिंग? तो देखो, एमएस एक्सेल हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी हो, ये जो है वैसे ही सॉल्व होगा जैसे नॉर्मली सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो देखो, वर्ड मास लगेगा, यानी 22 माइनस, यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, 12 में भाग 3 का, फिर भाग 2 का, फिर प्लस 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4, 4 में भाग दे दो 2 का, प्लस में 4 चलता रहेगा, 22 माइनस ये हो गया 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। बस ये ध्यान रखना, बॉड मास फॉलो करना था और कुछ भी नहीं करना था। अगर आपने बॉड मास फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर जरूर जो है गलत ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प डैश टैब में होते हैं। हेडर एंड फुटर आप क्या करते हो, सीधी सी बात है कि इंसर्ट करते हो, है ना। पहले से हेडर फुटर होते नहीं है, तो इसका मतलब इंसर्ट कर रहे हो, मतलब कहीं से ला रहे हो तो इंसर्ट हो जाए। डेटा टैब में क्या होता है, व्यू टैब में क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, आपने अगर पढ़े हैं तो अच्छे से याद होंगे। फिर एमएस एक्सेल में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए आप क्या करते हैं, तो ओपन, पहले से सेव है फाइल ऑलरेडी आपके पास, तो उसको जो है आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें अपन शिफ्ट प्लस F11 भी यूज कर सकते हैं। सेव क्या करता है, जो आपने फाइल बनाई उस फाइल को आप चाहते हैं कि अब वो जो है स्टोर हो जाए या स्टोर होकर के हमारी मेमोरी में पड़ी रहे, तो सेव कर लेंगे। न्यू के लिए आप न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप जो है सेव एज करते हैं तो उसका टाइप बदल कर, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल से पीडीएफ में, एक्सेल से वर्ड में, जैसे सेव करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसका टाइप बदल कर, नाम बदल कर सेव एज कर सकते हैं, जिसमें F12 अपना काम आता है। फिर एमएस एक्सेल के संबंध में गलत विकल्प का चयन करो, इनमें से कौन सा गलत है वो पता करना है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, देखते हैं। देखो, एमएस एक्सेल में F2 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। क्या F2 को यूज करके आप फाइल सेव करते हो? नहीं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया गलत। क्या हो गया, गलत। तो सर फिर क्या करते हैं बताइए हमें? अरे भाई, F12 होता है सेव करने के लिए, 2 नहीं होता। क्या होता है, F12 होता है, इसका मतलब ये गलत है। एमएस एक्सेल में हम किसी सेल में कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो। एमएस एक्सेल में हम इंसर्ट टैब से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। एमएस एक्सेल में मौजूदा फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जा सकता है, यस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा गलत हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए, वो F2 नहीं होता, F12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में दो या दो से जो है अधिक गैर आसन यानी नॉन एडजेसेंट वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करके, फिर जब आप अन्य सीट जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं के टैब पर क्लिक करके अपनी कीबोर्ड पर कौन सी की दबाए रखें। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा है कि दो अगर अलग अलग हमारे पास में क्या है, सीट है जो कैसी है, नॉन एडजेसेंट है, और हम उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या प्रेस करके रखेंगे या जो है किस किस को यूज करेंगे। तो देखो, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, पहली वाली जो होगी उसको वर्कशीट को टैब क्लिक कर देंगे पहली वाली पर, फिर कंट्रोल प्लस टैब दबाए रखेंगे, और जो दूसरी है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको करेंगे वापस से टैब, तो वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस टैब यूज करके आप दो नॉन एडजेसेंट जो हमारे पास में वर्कशीट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदलता है। तो एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फंक्शन आपके सभी टेक्स्ट को
कैपिटल लेटर्स में यानी अपर लेटर्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो वो होता है अपर फंक्शन। लोअर फंक्शन लोअर में कन्वर्ट करता है। लेंथ फंक्शन जो है वो लेंथ देता है कि आपका जो कैरेक्टर है उसमें भाई जो भी वर्ड है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, कितनी लेंथ है उसकी। और प्रॉपर जो है वो उसको क्या करता है, पहले वाले को कैपिटल, प्रॉपर मतलब ये ऐसे, पहला वाला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। अगर सभी के सभी कैपिटल करने हैं तो PRAVIN ऐसा हो जाएगा। और अगर लोअर करने हैं तो LOWER, ये लोअर, ठीक है। तो ये जो है हम यूज करते हैं, इन फंक्शंस का यूज करके अपन ना यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। यानी आपने कोई भी डेटा जो है अलग अलग आपने स्टोर कर रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो है डेट के फॉर्मेट में पूरा कन्वर्ट हो जाए और एक्सेल उसको एज ए डेट कंसीडर करे, है ना। आपने भाई डेटा एंटर करते समय एंड अलग अलग डेटा ऐड कर लिया था, कभी डेट में मंथ आगे कर दिया, कभी ईयर आगे कर दिया, लेकिन फाइनली अब आप चाहते हैं कि सभी में एक प्रॉपर जो है क्या आ जाए, जो प्रॉपर फॉर्मेट आ जाए, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कौन सा, डेट वैल्यू फंक्शन। कौन सा यूज करते हैं, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू करते ही वो क्या हो जाएगा, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे पूरा का पूरा डेटा का जो है डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक फंक्शन है, फॉर्मूला, रेंज, ऐड या सम। तो कौन सा एक फंक्शन है ये बोल रहा है। देखो फॉर्मूला कोई फंक्शन नहीं है, फॉर्मूला एक टैब होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक पूरा का पूरा टैब होता है। इस टैब के अंदर अलग अलग फंक्शंस आते हैं। तो ये तो हो गया गलत। जो ऐड है, ऐड कुछ नहीं होता, सम होता है, ठीक है। सम एक फंक्शन होता है। सर रेंज, रेंज भी कोई फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन कौन सा होता है, केवल सम फंक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो रेंज है, फॉर्मूला है, ऐड है, ये कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए, ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरे साथ में बने रहे और आप सभी लोगों ने आज जो है 35 प्लस क्वेश्चंस जो है MS एक्सेल के करे हैं। आई थिंक आप लोगों को अब आइडिया लग गया होगा कि MS एक्सेल से अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ने का मजा आ रहा है तो इन वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि टीचर अचीवर्स के जो टीचर्स हैं और जो हमारे चेतन सर है उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमें और भी अच्छा करना है स्टूडेंट्स के लिए। और हम आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाए। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं, हेल्प चाहिए आपको, तो आप निश्चित रूप से ही जो है इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर और बात करते हैं हमारे MS वर्ड के बारे में। थैंक यू सो मच।